ओके। एक बार फिर से बच्चों यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे करंट अफेयर की और करंट आज हम लेकर आए हैं। अप्रैल का फर्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक की हम करंट लेकर आए हैं बच्चों। और मार्च का हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि अब जो चलाया है हमने वीकली हम आपको करंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है तो इसलिए आपको वीकली करंट मिल रहा है। और हम अप्रैल का फर्स्ट वीक लेकर आए हैं बच्चों, और फर्स्ट वीक का हम आज आपको करंट क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आइए देख लेते हैं एक बार मोटिवेशनल। तो जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है बच्चों। मतलब जिस व्यक्ति का इस समाज ने मजाक बनाया है उसी ने ही बच्चों इतिहास रचा है। जैसे कि आप ले सकते हैं आइंस्टीन को। आइंस्टीन पे जो उनके कह सकते हैं परिवार या आस पड़ोसी सब उन पे हंसते थे, क्योंकि बाद में उन्होंने एक कितना बड़ा आविष्कार कर दिया। तो ऐसा ही है, जिसकी जग में जो या समाज में हंसी बनाई गई है उसने आगे चल के अपने आप को बहुत ज़्यादा ख्याति के रूप में प्रदर्शित किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख्याति उन्होंने अर्जित की है कि आप सोच भी नहीं सकते बच्चों। तो इसलिए हमें कड़ी मेहनत करनी है और कड़ी मेहनत के साथ हमें चलना है। और इसलिए मैं कहता हूं आपसे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों, ताकि सबका भला हो सके, आपके साथ साथ औरों का भी भला हो सके बच्चों। क्योंकि सब भविष्य अपना अगर स्वर्णिम भविष्य हमें बनाना है तो हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। और सफलता का कोई बच्चा शॉर्टकट नहीं होता है, जो भी होता है सब हमें विस्तारली रूप से लेकर चलना है। जितना भी हमें चलना है, मेहनत करनी है, वो हमारे आगे कह सकते हैं भविष्य के लिए है। और देख लेते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है अपना, हाँ, अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024। अगर हम बात करते हैं बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था की, तो हमारा जो पांचवी इकोनॉमी बड़ी है और अब वर्ल्ड की अपनी चौथे नंबर पर आ गई है, क्योंकि ब्रिटेन को हमने पीछे धकेल दिया है और हम इस समय चौथे पायदान पे खड़े हैं बच्चों अर्थव्यवस्था में, यानी कि वर्ल्ड में हम अपनी चौथे नंबर पर हैं। तो जब चौथे नंबर पे जब अब आए हैं तो हमने ब्रिटेन को पीछे धक्का दे दिया है बच्चों। आइए देख लेते हैं अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो रिपोर्ट जारी किसने किया है बच्चों? ये जो रिपोर्ट जारी की है तो किसने इसे जारी किया है? तो बच्चों जारी करता तुम्हारा कौन है? तो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ने इसकी स्थापना की, कह सकते हैं इसे जारी किया है बच्चों। अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना की, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में तुम्हारा विश्व बैंक की स्थापना की गई थी बच्चों। तो इसने ये रिपोर्ट जारी की है। अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2024 में वो कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ अग्रसर रहेगी या आगे बढ़ेगी बच्चों, एक बार देखते हैं। तो कितने हैं? 7.5% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। अगर हम बात करते हैं 2024 की बच्चों, तो 2024 में भारत की जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो कितने दर से बढ़ेगी? तो 7.5% की दर से हमारी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी बच्चों। अगर हम बात करते हैं 2023 में एफडीआई में गिरावट दर्ज की गई है बच्चों। अगर हाँ, एफडीआई होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम एफडीआई बोलते हैं। और आंकड़े, जब ये आंकड़े आए हैं तो इन आंकड़ों में बच्चों एफडीआई में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि एफडीआई में कह सकते हैं गिरावट हुई है कि विदेशी पैसा अब इंडिया में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एफडीआई का मतलब है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और इसमें भारत में 2023 में इसकी कमी आई है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि विश्व में दक्षिण एशिया अगले 2 वर्षों तक सबसे तेजी से तुम्हारा अर्थव्यवस्था बनाने वाला या बढ़ाने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बन रहा है। हाँ, दक्षिण एशिया की अगर हम बात करते हैं कि अगले 2 वर्षों के लिए जो दक्षिण एशिया है वो क्या है, वो उसके जो उनके देश हैं या दक्षिणी तुम्हारे एशिया के देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी इन 2 वर्षों में बच्चों। तो बात करते हैं हम इस पे एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज का है अपना, वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार कितने प्रतिशत रहेगी बच्चों? तो कितने प्रतिशत, अभी आपने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है बच्चों, और उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है 5.5% की वृद्धि दर से। ऑप्शन बी है 6.4% की वृद्धि दर से। ऑप्शन सी है 7.5% की वृद्धि दर से। ऑप्शन डी है बच्चों 8.4% की वृद्धि दर से।
तो बच्चों इसका जो आंसर होगा डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो कौन सा होगा, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो सी है। 7.5% विकास दर के साथ हमारी भारत की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बढ़ेगी बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024, जो संस्कृति पुरस्कार है 2024, ये किसे प्रदान किया गया है बच्चों, तो ये जो इसे यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और यूनेस्को किन क्षेत्रों में देती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में देती है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जाता है बच्चों। तो एक बार नजर डाल लेते हैं और चर्चा में क्यों रहा और ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो भारत में किसने इसे जीता है बच्चों, देख लेते हैं। प्रदानकर्ता कौन है बच्चों इसका, मतलब किसने प्रदान किया है, तो यूनेस्को द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं यूनेस्को, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, या इसका गठन किया गया था बच्चों। प्राप्तकर्ता तो कौन है, तो तुम्हारा है मीना चंद्रा है और इन्हें ये प्रदान किया गया है। अब ये किस पद पर हैं, तो बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी, या कह सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है कलंदी, तुम्हारा कालंदी कॉलेज है, और कालंदी कॉलेज की ये प्रिंसिपल हैं, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है बच्चों 2024 का। अगर हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, सामाजिक सेवा में प्रदान किया जाता है, और अकादमी सेवा में प्रदान किया जाता है। तो इसके क्षेत्र हैं, और क्षेत्रों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों, ये तुम्हारे 3 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और किसे दिया गया है, जो तुम्हारे कलंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और कौन करता है, यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। हम इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों, क्या इसका एमसीक्यूज है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2014 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है बच्चों, तो किसे प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए है बच्चों, इसमें जॉय श्री दास को, फिर है नीरज मित्तल को, और फिर है बच्चों तुम्हारा सैफाली शरण को, और ऑप्शन डी है बच्चों मीना तुम्हारा चंद्रार को। ये किसे प्रदान किया गया है, तो बच्चों इसका ऑप्शन डी है, यानी इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2024 का बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों जॉय श्री दास वर्मा। ये जॉय श्री दास वर्मा को हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों ये प्रकाश में आई हैं या चर्चा में रही हैं बच्चों, तो देखते हैं एक बार से कि अध्यक्ष जॉय श्री दास वर्मा को किसका अध्यक्ष चुना गया है, तो बच्चों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बच्चों। अब कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो कब से कब तक है इनका कार्यकाल, तो बच्चों 2024 से और 2025 के बीच में इनका कार्यकाल रहेगा, और लगभग कितने 2 वर्ष के लिए इन्हें चुना गया है बच्चों। अगर हम बात करते हैं ये किसका स्थान लेंगे, तो शुद्ध शिव कुमार का ये स्थान लेंगी बच्चों। अब इस पे हम एमसीक्यूज देख लेते हैं कि इसका एमसीक्यूज क्या है। हाल ही में फिक्की, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, फिक्की, तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, तो ऑप्शन ए है तुम्हारा सैफाली शरण, ऑप्शन बी है जॉय श्रीदास वर्मा को, और सी है स्मृति ईरानी को, और डी है शुद्ध शिव कुमार को। तो बच्चों जो अपनों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग से अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर तुम्हारा बी होगा, और जॉय श्री दास वर्मा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों, तो जेडुट सुमी नावा तुलू का,
ये जो तुम्हारे व्यक्ति तुम्हारी महिला हैं और किस देश की इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है बच्चों इन्हें। तो आइए देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, ये की गई हैं और किस देश की हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो। तुम्हारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है बच्चों ये। अब इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सामा लुकोडे का स्थान लिया है। किसका? सामा लुकोडे का स्थान लिया है। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो के राष्ट्रपति कौन है, तो बच्चों कौन है? फिलिक्स त्योसोकेटी हैं। फिलिक्स त्योसोकेटी इसके राष्ट्रपति हैं तुम्हारे किसके? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो के बच्चों। अगर हम बात करते हैं इस पे, तो इसका एमसीक्यूज देख लेते हैं बच्चों। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है बच्चों जिन मिशेल सामा लुकोडे को। ऑप्शन बी है फिलिक्स त्योसोकेटी को। और ऑप्शन सी है बच्चों जूडिथ सुमी नावा तुलुका को। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी है बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर है तुम्हारा सी। इसका आंसर कौन सा है बच्चों? सी इसका आंसर है। इन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो की पहली महिला नियुक्त किया गया है बच्चों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गोपालपुर बंदरगाह इंपोर्टेंट है बच्चों। गोपालपुर बंदरगाह, और ये तुम्हारे ओडिशा का है। अभी हाल फिलहाल में इसका जो कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि इसमें लगभग 39% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की हो गई है। और ये तुम्हारे ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है और भारत का ये सबसे बड़ा पोर्ट है बच्चों। एक बार देख लेते हैं। अधिग्रहण अडानी पोर्ट्स ने और कितने करोड़ रुपए में? 3,350 करोड़ रुपए में इसमें क्या किया है? इसका अधिग्रहण किया है। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि एक बार इसकी धनराशि जरूर आप याद रखें बच्चों, में किया गया है। गोपालपुर बंदरगाह में अडानी ग्रुप की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है बच्चों? 39% हिस्सेदारी हो गई है। ये भी उनके इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों। यह बंदरगाह ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है, ये हम आपको बता चुके हैं। और भी इससे अलग, मतलब गोपालपुर बंदरगाह से अलग और भी तुम्हारे अडानी ग्रुप ने जो बंदरगाह में अपना अधिग्रहण किया है, वो कौन कौन से हैं बच्चों? इंपोर्टेंट हैं वो भी। तो अडानी ग्रुप ने इजराइल में कौन सा है? हाइफा। ये इंपोर्टेंट सवाल है कि तुम्हारा अडानी ग्रुप ने इजराइल में एक पोर्ट है, कौन सा है? हाइफा पोर्ट। और तुम्हारे हैं श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट बंदरगाह का अधिग्रहण भी कर चुके हैं। यानी कि अडानी ग्रुप ने इजराइल में, श्रीलंका में, इनमें भी तुम्हारे जो पोर्ट हैं उनका अधिग्रहण भी किया है। और अभी तुम्हारे पिछले कह सकते हैं यानी कि अप्रैल में गोपालपुर बंदरगाह का भी इन्होंने अधिग्रहण किया है। और कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है? तो इसमें 39% हिस्सेदारी हो गई है। और कितने रुपए में इन्होंने, अब कितना रुपया इन्होंने पे किया है कि इसमें 39% की हिस्सेदारी हो गई है बच्चों? तो इन्होंने 3,350 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं, तब जाके इन्होंने ये क्या किया है? इसमें इसका अधिग्रहण किया है। अब आता है इस पे एमसीक्यूज देख लेते हैं बच्चों कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने गोपालपुर बंदरगाह का अधिग्रहण किया है, वह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो बच्चों किस राज्य से इसका संबंध है? अभी आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है बच्चों। तो ऑप्शन ए होगा पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी है तमिलनाडु से, और ऑप्शन डी है ओडिशा से। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन डी होगा, ओडिशा में ये तुम्हारा पोर्ट कह सकते हैं स्थित है बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है? वैश्विक जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट। इंपोर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि जब जब ये रिपोर्ट आती है बच्चों, तब तब यहाँ से एग्जामिनर जरूर सवाल पूछता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस देश की कह सकते हैं अपने जैसे अपने यहाँ व्यक्ति की आयु एक सीमा रखी गई है कि 60 वर्ष तक जीता है,
तो ऐसे ही इसमें वृद्धि होती है, किसी देश की 87 साल है, किसी देश की 48, किसी देश की 65 साल है, तो अपना जो देश आयु मतलब औसत एज है वो 60 वर्ष पे है, और तो ऐसे ही और देशों की भी है। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये पूरे विश्व स्तर की आई है कि इसमें अपनी रिपोर्ट में या अपने इंडिया में कितनी वृद्धि हुई है, कितना रेशियो आया है। तो इसी प्रकार से देखते हुए ये जो रिपोर्ट आती है तो एग्जामिनर इस पे विशेष नज़र रखता है और यहाँ से सवाल एक न एक रख ही देता है बच्चों। तो वैश्विक जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट 2024 की हम अगर बात करते हैं, पर ये 2024 में प्रकाशित हुई है, पर ये 2000 तुम्हारा डेटा जो लेकर आई है तो डाटा लेकर आई है कहाँ तक, 1990 से, और तुम्हारे 2021 तक का डाटा ये हमें प्रोवाइड कराया है या ये डाटा इसने प्रकाशित किया है बच्चों। देख लेते हैं जारीकर्ता कौन है। लेसेट द्वारा इसे जारी किया गया है। किसे? लेसेट द्वारा इसे जारी किया गया बच्चों। अगर इसकी समय की बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में कितने समय को रखा गया है, तो बच्चों कहां से कहां तक रखा गया है, 1990 से और 2021 के बीच की बात कही गई है बच्चों। 2021 के बीच की बात कही गई है कि इतने समय में वैश्विक जीवन कह सकते हैं प्रत्याशा में कितनी वृद्धि हुई है, क्या हुआ है बच्चों। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, समय में वृद्धि मतलब पूरे अगर इसमें रिपोर्ट में देखा जाए कि कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें 6 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है बच्चों। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। ये तो एक रेशियो है ऑल वर्ल्ड का। अगर हम देशों के माध्यम से देखें कि किसने देश में कितना वृद्धि हुई है, तो आइए देख लेते हैं। हम अपने इंडिया का देखते हैं बस, और सबसे ज्यादा जहां है उसका देख लेते हैं। तो भारत की जीवन प्रत्याशा कितना है, तो 7.8 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो मतलब कहने का है कि 7.8 वर्ष की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और किसमें? जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा पूछ लेगा। अगर हम बात करते हैं आगे कि सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट किस देश की है, तो वो है तुम्हारे 87 वर्ष। और कितना वर्ष आया उसका? 87 वर्ष आया है। तो मोनाको क्या है तुम्हारी कंट्री? मोनाको। और मोनाको कंट्री है, उसकी कितने जीवन प्रत्याशा है, तो उसकी है तुम्हारी 87 वर्ष है। और अपने भारत में कितनी है, वो है 7.8 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है बच्चों। और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ की गई है, तो सबसे अधिक वृद्धि है 13.6 वर्ष। ये कहाँ है? भूटान है, जो अपने भारत का पड़ोसी देश है बच्चों। तो सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं कि कहाँ वृद्धि हुई है जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट में, तो 13.6 वर्ष की वृद्धि हुई है भूटान में। अगर सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करते हैं, जीवन प्रत्याशा, तो 87 वर्ष है मोनाको में। और भारत में कितनी है, तो 7.8 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम बात करते हैं पूरी रिपोर्ट की प्रत्याशा की, तो कितने वर्ष है? 6 वर्ष का है। अगर हम इस रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, समय 1990 से 2021 के बीच में है। और जारी किसने किया है बच्चों? लेसेट द्वारा इसे जारी किया गया है। आइए इस पे एमसीक्यूज पे हम डिस्कस करते हैं या चर्चा करते हैं बच्चों। हाल ही में जारी लेसेट के वैश्विक जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990-2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है बच्चों। तो कितने वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है और किसके लिए की गई है, अब देख लेते हैं कितने वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है बच्चों। तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है बच्चों 8 वर्ष। तो बच्चों कितने वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, कि 6 वर्ष की औसत जीवन प्रत्याशा दर्ज किया गया है। और कितने वर्ष किया गया है बच्चों? 6 वर्ष के लिए किया गया है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना भौगोलिक संकेतक या कह सकते हैं जीआई टैग, ये इससे सवाल जरूर बनता है। इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को, पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग, और उसकी चाय को ये दर्ज कह सकते हैं प्रदान किया गया था। अधिनियम 1999 के तहत 2004 में प्रदान किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था, तो दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये बच्चों ये जो तुम्हारा प्रमाण पत्र है या प्रमाणन है, तो ये तुम्हारा 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और क्षेत्रीय
जो क्षेत्रीय तुम्हारे उत्पादक हैं उनको उनका कह सकते हैं स्तर बढ़ाने के लिए या उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इसे भौगोलिक संकेतक भी कहा जाता है। अधिनियम तुम्हारा 1999 के तहत दिया जाता है और 2004 में पहला दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। आइए डिस्कस करते हैं बच्चों, यूपी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश किस राज्य को दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश है। अगर हम कुल उत्पादक कितने हैं तो बच्चों कुल उत्पादक की अगर हम बात करते हैं तो कुल उत्पादक इसमें कितने 6 हैं। तो 6 उत्पादक हैं कुल, और कौन कौन से 6 उत्पादक हैं, क्योंकि इनमें से सवाल जरूर पूछेगा एग्जामिनर। तो सांझी कला ये क्या है तुम्हारा सांझी कला? ये बच्चों मथुरा में इस कला को मनाया जाता है और तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण और राधा के फूलों से उन पे वर्षा की जाती है, इसलिए इन्हें सांझी कला कहाँ से संबंध है? मथुरा से है। तिरंगा बर्फी या तिरंगी बर्फी का संबंध कहाँ से है? काशी से है, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता को लेकर वहाँ तिरंगी बर्फी की शुरुआत की गई थी बच्चों। तो ये काशी से है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये कहाँ के हैं? ये भी तुम्हारे काशी के हैं। अब आता है थारू कढ़ाई। तो थारू कढ़ाई अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो थारू कढ़ाई की अगर हम बात करें तो ये कौन से कह सकते हैं किस जिले से है? तो भारत के यूपी के लखीमपुर जिले से है बच्चों थारू कढ़ाई। अगर हम बात करते हैं नंबर 5 की, बेंत और बांस शिल्प जरदोजी शिल्प कला, ये किससे संबंधित है? ये तुम्हारा बच्चों ये बरेली से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं नंबर 6 की, तो हैंड ब्लॉक पेंट टेक्सटाइल, ये कहाँ का है? पिलखुआ का है। और पिलखुआ का कह सकते हैं हौजरी कपड़ा अपने यूपी में बहुत प्रसिद्ध है। अगर हौजरी कपड़े की हम बात करते हैं तो वो लुधियाना का प्रसिद्ध है, पर अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में अपना क्या है? पिलखुआ है। तो इन 6 उत्पादकों को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है, तो बच्चों आज के में देखा जाए तो यूपी सबसे प्रथम स्थान पे पहुंच गया है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु इस समय दूसरे स्थान पर है। पहले तमिलनाडु प्रथम स्थान पे था और अब अपना भारत प्रथम स्थान पे है, और तमिलनाडु तुम्हारा यूपी पहले स्थान पर है और तमिलनाडु तुम्हारे दूसरे स्थान पर है। आइए देख लेते हैं। तो कुल इस समय अगर हम बात करें बच्चों कि यूपी के पास कुल कितने उत्पादन हो गए हैं? अगर हम कुल उत्पादन की बात करते हैं तो कुल कितने उत्पादन हैं? यूपी के पास 75, और 75 उत्पादनों के साथ यूपी भारत में जीआई टैग में प्रथम स्थान वाला राज्य हो गया है। अगर हम बात करते हैं 58, तो 58 किसके पास है? तो 58 जीआई टैग तमिलनाडु के पास हैं। और तमिलनाडु इस समय कौन से नंबर पर आ गया है बच्चों? तो तमिलनाडु तुम्हारा इस समय 2nd नंबर पे आ गया है। और जीआई टैग कितने हैं? तो उसके 58 जीआई की टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। 75 जीआई टैग के साथ यूपी भारत में प्रथम स्थान पर आता है बच्चों। अब इस पे एमसीक्यूज देखते हैं। क्या इसका एमसीक्यूज है बच्चों? हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कितने उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है 4 उत्पादकों को, ऑप्शन बी है 5 उत्पादकों को, ऑप्शन सी है 6 उत्पादकों को, ऑप्शन तुम्हारा डी है 7 उत्पादकों को। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो तुम्हारा सी है, और सी आंसर है 6 उत्पादकों को यूपी के जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर यूपी के पास कितने हो गए हैं, टोटल कितने जीआई टैग हैं? तो 75 जीआई टैग है बच्चों। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं भारत रोजगार रिपोर्ट 2023। अगर भारत रोजगार रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं कि क्या कंडीशन है भारत में, जो रोजगार है या नहीं है, या बेरोजगारों में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, ये इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरा हम क्लियर कर देते हैं। क्योंकि देखो कहीं जाके सरकारें रोजगार देने में विफल रही हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है या जो अपना विनिर्माण क्षेत्र है
या कोई और भी क्षेत्र हैं उनमें सरकार रोजगार देने में असमर्थ रही है बच्चों। रोजगार के साथ साथ फिर महंगाई की भी अगर बात होती है तो वो भी एक जायज बात है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है और बेरोजगारी इतनी हो गई है। तो देखा वैसे तो कुछ किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टें आती हैं तभी इनसे हमें धरातल का पता चलता है कि अपनी इंडिया में कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है और कितने रोजगार दिए हैं सरकार ने। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है बच्चों कि हम अपनी जनता के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसे रोजगार प्रोवाइड कराया जाए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों। रोजगार प्रदान कराना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है और ये सरकारों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि राज्य की जनता को रोजगार प्रोवाइड कराए। तो ये सब बातें जो हैं ये सब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कही जाएंगी बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट की 2024 की कि किसने इसे जारी किया है बच्चों। अगर हम बात करते हैं जारीकर्ता, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या कह सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्या किया है, जारी किया है। और मानव विकास संस्थान द्वारा इसे जारी किया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है बच्चों। अब इसका अनावरण किसने किया था? बी अनंत नागेश्वरन ने इसका क्या किया है, अनावरण किया था या इसको प्रकाशित के रूप में बताया था। अगर हम बात करते हैं समय, तो कब से कब तक का समय इस तुम्हारी रिपोर्ट में रखा गया है बच्चों, तो वर्ष 2004 से 2022 तक। अगर हम बात करें कहां से कहां तक है, तो 2004 से और 2022 तक इसमें समय रखा गया है, या इतने लगभग 18 वर्षों का इसमें कह सकते हैं कि रोजगार पे बात कही गई है बच्चों। शीर्ष स्थान, जो तुम्हारे शीर्ष स्थान है और रोजगार देने में ये असमर्थ रहे बच्चों, रोजगार देने में असमर्थ रहे, जो रोजगार प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? तो सबसे पहले है तुम्हारा बिहार है, ओडिशा है, झारखंड है और यूपी है। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें रोजगार तुम्हारा कह सकते हैं कि रोजगार की प्रतिशत कम रही। अगर हम बात करते हैं रोजगार देने में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, जो रोजगार उन्होंने दिया है, वो कौन कौन से शीर्ष राज्य हैं बच्चों, जो रोजगार जिसने दिया है, तो ये यहाँ से अलग है। तो रोजगार देने में शीर्ष राज्य कौन कौन से रहे जिन्होंने रोजगार तुम्हारा रेशियो ज्यादा रहा है रोजगार देने में बच्चों? तो सबसे पहले है दिल्ली, ये टॉप पे रहा है रोजगार देने में। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड और गुजरात, ये तुम्हारे कितने स्टेट हैं? तो लगभग ये 5 स्टेट हैं भारत के, और ये रोजगार देने में समर्थ रहे थे। और ये तुम्हारे ऊपर जो शीर्ष राज्य हैं रोजगार देने में असमर्थ रहे थे, बिहार है, ओडिशा है, झारखंड है और यूपी है बच्चों। तो ये बहुत ज्यादा सोचनीय या कह सकते हैं बहुत सोचनीय वाली रिपोर्ट है कि इसमें सोचना पड़ेगा सरकारों को कि ये कैसे हम बेरोजगारी को कम कर सकें। सरकारें मैनिफेस्टो लेके आती हैं अपना, और इस मैनिफेस्टो का भी चलन 2000 कह सकते हैं 2004 के बाद ये कह सकते हैं कि सरकारें अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। पहले ये मैनिफेस्टो थे ही नहीं, और जब जब मैनिफेस्टो आते हैं तो वादे तो सरकारें कर देती हैं, पर वो वादों पे खरा नहीं उतरती हैं। हाँ, मान लेते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है तो आप पर भी तो रिसोर्सेस ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कमाने वाले भी तो ज़्यादा होंगे, प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ जाएगी। ये कोई बहाना नहीं होता है। सरकारें इस बात को लेकर अपने आप को छोड़ यानी कि अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। ये सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत विश्व में युवाओं का देश है। जब युवाओं का देश रहेगा तो बूढ़े भी तो सबसे ज़्यादा फिर भारत में होंगे। तो ये रिपोर्टें बहुत सोचने को मजबूर करती हैं। एक तरफ सरकारें अपना दावा करती हैं और एक तरफ ये रिपोर्टें सरकारों का दावा खोखला कर देती हैं। तो इसी से हमें पता चलता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसमें 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी कितनी थी बच्चों? वो तुम्हारी अब पहुंच गई है लगभग 82.9% है जो बेरोजगार हैं। 2022 के आते आते कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो 100 में से लगभग 82.9% लोग बेरोजगार की स्थिति में खड़े हैं। भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम है। अगर हम बात करें महिलाओं की
कि सरकारें बड़ा बात करती हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी रोजगार में बहुत कम है बच्चों। ये रिपोर्टें सोचने को मजबूर करती हैं कि भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम है और किसी भी देशों में नहीं है जितनी कि भारत में सबसे कम दर है महिलाओं की बच्चों। हम इस पे एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। हाल ही में जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है बच्चों? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 81%, ऑप्शन बी है 82%, ऑप्शन सी है 83%, ऑप्शन डी है बच्चों 84%। ये लगभग में है। और अभी आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है? ऑप्शन सी पढ़ा है बच्चों कि 83%। अगर इसका कह सकते हैं सही देखा जाए तो राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो बच्चों 82.9% क्या है इस समय बेरोजगारी है। तो कहीं ना जाके बेरोजगारी में वृद्धि हुई है बच्चों। अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म से कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमें कड़ी मेहनत करके अपने भविष्य को कहीं एक सुरक्षित बनाना है और सुरक्षित तभी बनेगा जब हम रोजगार पा सकेंगे। धर्म को लेकर इतना जनता अब समझ चुकी है कि धर्म भी पीछे है, सबसे पहले हमारा क्या रोजगार है। अगर एक धर्म का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए तो स्वयं तुम्हारे धर्म का भी कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। एग्जाम्पल सामने है पाकिस्तान का, जिसमें कि इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। आज देख भी रहे हो हाल क्या है। अगर ऐसे ही आप इंडिया में कर दोगे कि दूसरे धर्म को आप खत्म कर दोगे तो तुम्हारे धर्म का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जब समझने वाले नहीं रहेंगे धर्म को तो उस धर्म से फायदा क्या है बच्चों? तो ना कि हम धर्म की बात करें और ना ही हम किसी की बात करें, हमें सिर्फ रोजगार और महंगाई की बात करनी है। इन सरकारों से जवाब लेना है। जो सरकारें वादा करके आती हैं वो वादा पूरा नहीं करती हैं। जागरूक हमें बनना है और वोट या कह सकते हैं मत का हमें पूर्ण अधिकार है और मत आपको सभी को करना है। आइए बच्चों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैश्विक प्रयोगशाला कोविड तुम्हारा है कोविड-19। इसमें कह सकते हैं कि तुम्हारे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम ने या WHO द्वारा इसके कह सकते हैं प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है बच्चों। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होगा कि मानव, पशु और पर्यावरण कोरोना वायरस की निगरानी करने के लिए कौन सी प्रयोगशाला स्थापित की गई है? कोविनीट को इस पे कह सकते हैं प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। वो भी किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बच्चों हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस की निगरानी करने के लिए ये स्थापित की गई है बच्चों। उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस देख रेख के लिए, यानी कि इसका जो उद्देश्य होगा, ये सब जो तुम्हारे हैं ये सब पूरे उद्देश्य हैं। तो इस वैश्विक प्रयोगशाला कोविनीट का जो कह सकते हैं कि शुरुआत की गई है, ये WHO द्वारा की गई है। तो एक बार देख लेते हैं इसका MCQs। हाल ही में WHO द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित कौन सी प्रयोगशाला को लॉन्च किया गया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है कोवी तुम्हारी 20 है, और फिर ऑप्शन बी है कोविनीट है, और ऑप्शन सी है कोविड-21 है, और ऑप्शन डी है बच्चों कोविड-22 है। तो इसका अगर आंसर हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर बच्चों तुम्हारा वी है। कोविनीट जो प्रयोगशाला या वैश्विक प्रयोगशाला स्थापित की है WHO द्वारा की गई है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो मियामी ओपन 2024, ये मियामी ओपन 2024 ये टेनिस से संबंधित है बच्चों। ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया है। अब विजेता, तो विजेता मतलब, अब देखो मैंने तुम्हें बताया है बच्चों, इसमें जो फॉर्मेट होते हैं तो एकल पुरुष एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब है और एकल महिला। अब आता है दूसरे, अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले की, तो युगल आता है, युगल पुरुष और युगल महिला।
एकल पुरुष, एकल महिला। तो ये 4 फॉर्मेट में तुम्हारे टेनिस जो तुम्हारे प्रतियोगिताएं वो होती हैं बच्चों। तो 2014 की मियामी ओपन 2014 किसने जीता है इसे? तो आयोजन इसका फ्लोरिडा में हुआ और विजेता कौन है पुरुष एकल में? तो जानिक सीनर हैं और ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं उपविजेता की, तो उपविजेता कौन है? ग्रिगर दिमेत्रिवा, ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं पुरुष युगल खिताब, मतलब जो मिक्स होते हैं, पुरुष एकल खिताब है, ये पुरुष युगल खिताब है, तो विजेता कौन है इसके? तो रोहन बोपन्ना है, ये भारत के हैं, और मैथ्यू एडरेम है और ये कहाँ के हैं बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर इसको उपविजेता की बात करें इसी पॉइंट की कि पुरुष युगल खिताब किसने जीता है, या मतलब किसने ये जीता? तो रोहन बोपन्ना है और मैथ्यू एबडेन ने जीता है इसे, और हराया किसको है? इवान डोडिक को हराया है, ये कहाँ के? क्रोएशिया के हैं, और ऑस्टिन क्रेकजेसन है जो तुम्हारे यूएसए के हैं। अगर हाँ महिला एकल खिताब के विजेता कौन है? तो डैनियल कोलेसा हैं और ये अमेरिका की हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों यहाँ, तो रोहन बोपन्ना इस कह सकते हैं कि पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं बच्चों। जो भारत के रोहन बोपन्ना हैं, इस तुम्हारे ओपन को जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बने हैं रोहन बोपन्ना। हम क्वेश्चन की बात करते हैं इस पे एमसीक्यूज। हाल ही में मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो बच्चों पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी है मैथ्यू एबडेन, ऑप्शन सी है जानिक सीनर, और ऑप्शन डी है बच्चों इवान डोडिक ने जीता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है, इसका आंसर बच्चों सी है तुम्हारा जेनिक सीनर हैं, और जेनिक सीनर ने इसे जीता है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ओम आकार का मंदिर, ओम आकार का मंदिर, ओम आकार का मंदिर इस प्रकार का आकार है इस मंदिर का, और इस मंदिर को बच्चों कहाँ स्थापित किया गया है? आइए देख लेते हैं। स्थापित किया गया है कहाँ? जार्डन गांव, पाली जिला में। और ये पाली जिला कहाँ है बच्चों? ये राजस्थान में किया गया है। यानी कि राजस्थान के पाली जिला और गांव क्या जार्डन गांव में ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया है। उद्घाटन किसने किया था? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा ने इसका क्या किया है बच्चों? उद्घाटन किया है। और दुनिया का ये पहला ओम आकार का मंदिर है। ये दुनिया में कोई भी कहीं भी नहीं है, बस तुम्हारे राजस्थान में इसे बनाया गया है ओम आकार की आकृति का इकलौता मंदिर है बच्चों ये। और क्षेत्रफल की बात करें कितने क्षेत्र में फैला है? तो 250 एकड़ में ये फैला है। और मंदिर की वास्तुकला किस शैली की इंपोर्टेंट लाइन है बच्चों ये? और कौन सी है? नागर शैली और मथुरा शैली, दो शैलियां हैं, नागर शैली और मथुरा शैली। तो ये कौन सी शैली में बनाया गया है? ये नागर शैली में बनाया गया है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि इसमें महादेव की 108 मूर्तियां और ज्योतिर्लिंगों को रखा जा सकता है, यानी कि महादेव की 108 मूर्तियां और ज्योतिर्लिंगों को रखा जा सकता है। इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, मतलब कितनी ऊंचाई पर ये स्थित किया गया है? तो 135 फीट की ऊंचाई पर इसे स्थित है और 2000 स्तंभों पर टिका है। इसमें स्तंभ कितने हैं? 2000 स्तंभ है बच्चों। और कितनी ऊंचाई पर इसे बनाया गया है? तो 135 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। हाल ही में दुनिया का पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है, वह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए है 130 फीट ऊंचाई पर, ऑप्शन बी है 135 फीट की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी है 140 फीट की ऊंचाई पर, और ऑप्शन डी है बच्चों 150 फीट की ऊंचाई पर। तो बच्चों कितने फीट की ऊंचाई पर है? तो इसका ऑप्शन तुम्हारा बी होगा, 135 फीट की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। बीएनएस शेख हसीना गुप्त पनडुब्बी बेस इंपोर्टेंट है और भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है, भारत के लिए खतरा है चीन से। और चीन ने तुम्हारा ये बेस स्थापित किया है बांग्लादेश में, क्योंकि ये हमारे ऊपर नजर रख सकता है चीन, क्योंकि इसने बेस कैंप बना दिया है। और बेस कैंप बनाया है तो भारत पे ये पूरी नजर रखेगा चीन। अब देखते हैं बच्चों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वीएनएस शेख हसीना गुप्त पनडुब्बी बेस शुरुआत कब की थी इसकी? 2020 में किया गया था। और कौन से देश ने किया था? तो चीन द्वारा यह स्थापित किया गया है बच्चों बेस।
अगर हम बात करते हैं स्थापित, तो बांग्लादेश के कहाँ, फॉक्स बाजार के पेकुआ में इसे स्थापित किया गया है। तो कौन सा है, पेकुआ में इसे स्थापित किया गया बच्चों। क्षेत्रफल कितना है, 1.75 वर्ग किमी है, 1.75 वर्ग किमी में इसे स्थापित किया गया है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है, और लंबाई कितनी है, 135 मीटर है बच्चों। और लागत कितनी आई है, 1.25 अरब डॉलर इसमें लागत आई है। 25 अरब डॉलर इसमें लागत आई है बच्चों, अरब डॉलर इसमें लागत आई है। इसका एमसीक्यूज देख लेते हैं बच्चों। तो एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। हाल ही में चीन ने अपना गुप्त पनडुब्बी बेस भारत के किस पड़ोसी देश में स्थापित किया है बच्चों। तो किसमें किया है, ऑप्शन ए है श्रीलंका में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है बांग्लादेश में, और ऑप्शन सी है अफगानिस्तान में, और ऑप्शन डी है बच्चों बांग्लादेश में। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा डी, बांग्लादेश में इसे स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा, चीन द्वारा इसे स्थापित किया गया है बच्चों। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सदानंद वसंत दाते, ये इन्हें कहाँ कह सकते हैं, इनकी नियुक्ति की गई है बच्चों, इन्हें कहाँ पोस्टेड किया गया है। तो देख लेते हैं। ये महानिदेशक एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का क्या इन्हें नियुक्त किया गया है, महानिदेशक। अगर हम बात करते हैं, वह महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के क्या हैं, आईपीएस हैं। अगर हम बात करें ये किसका स्थान लेंगे, तो दिनकर गुप्ता का स्थान लेंगे बच्चों। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। जब अपने 26/11 हमला हुआ था ताज यानी कि मुंबई पे, तब इन्होंने लोगों की तब इन्होंने लोगों की जान बचाई थी। तो इसलिए इन्हें कहाँ, एनआईए का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं एनआईए की इसकी स्थापना की, तो जो उस समय यानी कि तत्कालीन जो तुम्हारे गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम थे, 2008 में एनआईए की कह सकते हैं स्थापना की गई थी। और इसलिए हमें जरूरत पड़ी थी क्योंकि वो आतंकी हमला हुआ था 26/11 का, तो इसलिए हमने एनआईए की क्या की थी, स्थापना की थी बच्चों। और उस समय तत्कालीन जो तुम्हारे गृह मंत्री थे वो तुम्हारे पी चिदम्बरम थे बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी का डिस्क्रिप्शन है कि हाल ही में भारत सरकार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है बच्चों। तो ऑप्शन ए है दिनकर गुप्ता, ऑप्शन बी है पीयूष आनंद, ऑप्शन सी है सदानंद वसंत दाते, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा आपका, तो आंसर इसका सी है बच्चों। कौन सा है, सी आंसर है। सदानंद वसंत दाते को एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ऑपरेशन गगन शक्ति 2024, ऑपरेशन गगन शक्ति 2024 भारत के लगभग अधिकतर क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा, कोई एक क्षेत्र निश्चित नहीं है बच्चों। देख लेते हैं इसके बारे में। आयोजन भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न हिस्सों में इसे आयोजित किया जाएगा। और आयोजनकर्ता कौन है बच्चों, भारतीय वायुसेना इसका आयोजन करेगी, भारतीय वायुसेना द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा बच्चों। इस पे एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्या इसका एमसीक्यूज है, हाल ही में ऑपरेशन गगन शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस सेना द्वारा किया गया है बच्चों। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है वायुसेना, ऑप्शन बी है जल सेना, ऑप्शन सी है स्थल सेना, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो तुम्हारा ऑप्शन है ए, वायु सेना द्वारा। वायुसेना, ये सेवा कर दिया है भाई, ये सेना है, वायुसेना द्वारा क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा ऑपरेशन गगन शक्ति 2024 का बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2024, मिस वर्ल्ड 2024 नहीं है बच्चों, इसको हम, ये मिस प्रिंट हो गया है और इसको ये मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर, क्योंकि भारत के जो महान फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री हैं, इनके बारे में हमें यहाँ जानना है बच्चों। तो देख लेते हैं इनके बारे में।
देखो बच्चों, ये हैं बच्चों, देखते हैं और क्या है इनके बारे में। 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं बच्चों? सुनील छेत्री तुम्हारे भारत के पहले 150 मैच खेलने वाले या फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं बच्चों। और ये विश्व में कौन से नंबर पर आते हैं? ये विश्व में 8वें नंबर पर आते हैं। और फुटबॉल विश्व में 8वें नंबर के ये क्या हैं? फुटबॉलर हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और क्या है ये मैच है बच्चों। ये क्या है? मैच है। और इसलिए इन्होंने क्या हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है बच्चों। क्या हुआ है? मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। मैच, हाँ, अंतरराष्ट्रीय मैच में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं बच्चों। कि अधिक अभी तक इन्होंने कितने कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मैचों में इन्होंने कितने गोल किए हैं बच्चों? तो अभी तक इन्होंने सबसे ज्यादा गोल कह सकते हैं तीसरे नंबर के सबसे अधिक गोल करने वाले क्या हैं? ये खिलाड़ी हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट कौन है, यानी कि इनसे अधिक जो मैच खेलने वाले तुम्हारे खिलाड़ी हैं वो कौन है, तो तुम्हारे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो तुम्हारे कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और ये कितने मैच खेल चुके हैं? 205 मैच, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगर फुटबॉल में अगर हम बात करते हैं कि सुनील छेत्री की, तो 150 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगर हम बात करते हैं विश्व में कौन से नंबर के हैं, तो विश्व में बच्चों ये तुम्हारे 8वें नंबर पर आते हैं बच्चों। अगर हम बात करें कि विश्व में प्रथम कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने 205 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं बच्चों। आइए देख लेते हैं इस पे एमसीक्यूज क्या है अपना। भारत के फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में कितने मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? वह पहले फुटबॉलर बन गए हैं। और वो वह कहाँ के? वह भारत के, कहाँ के? भारत के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो कितने मैच इन्होंने खेले हैं बच्चों? ऑप्शन ए है 140, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 160 और ऑप्शन डी है 170 मैच। तो बच्चों उन्होंने कितने मैच खेले हैं सुनील छेत्री ने? तो 150 तुम्हारे फुटबॉल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है और ये भारत के प्रथम खिलाड़ी फुटबॉलर बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच, इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है 2025 में बच्चों? हम देख लेते हैं कौन से नंबर का सत्र है। 69वें नंबर का सत्र रहा है और 2025 में इसका कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? आयोजन कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा बच्चों। अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता है अब्दुल अजीज अल वासिल। अब्दुल अजीज अल वासिल ये क्या है? तुम्हारे न्यूयॉर्क में सऊदी अरब के राजदूत हैं, तो ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो कहने का मतलब है बच्चों कि सऊदी अरब तुम्हारा 69वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। और कहाँ करेगा? न्यूयॉर्क में करेगा। न्यूयॉर्क में कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी अध्यक्षता करेगा तुम्हारा सऊदी अरब। आयोग का गठन यानी कि कब गठन किया गया था? तो इसका 2010 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2010 में इसका गठन किया गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी बच्चों? तो ऑप्शन ए है ईरान के द्वारा, ऑप्शन बी है तुम्हारा इराक के द्वारा, ऑप्शन सी है इजराइल के द्वारा, ऑप्शन डी है बच्चों तुम्हारा सऊदी अरब के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा 4 होगा, ऑप्शन तुम्हारा डी है। तो डी इसका आंसर है बच्चों कि सऊदी अरब के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? अध्यक्षता इसकी की जाएगी बच्चों। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
पारादीप बंदरगाह। जो पारादीप बंदरगाह है अपना, देख लेते हैं एक बार। वर्ष 2023-24 में कार्गो हैंडलिंग, कार्गो को क्या, कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि पारादीप जो बंदरगाह है कार्गो को रख रखाव में तो कौन से स्थान पर रहा है, तुम्हारा पहले स्थान पर रहा है पारादीप बंदरगाह। स्थित कहाँ है, तुम्हारा ओडिशा में है। स्थित कहाँ, ओडिशा में। और भोपाल भी तुम्हारा ओडिशा में ही है और पारादीप भी तुम्हारा ओडिशा में ही है। क्षमता कितनी है इसकी, 280 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है बच्चों। स्थापना कब की गई थी, 1962 में इसे स्थापित किया गया था और 1966 में बच्चों इसे सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1966 में, पर स्थापना 1962 में। भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा है ये, भारत का 8वें नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है बच्चों। बस इसकी स्थापना देखना और राष्ट्रीयकरण और इसकी क्षमता और कहाँ स्थित है, ओडिशा में। कार्गो हैंडलिंग में भारत का सबसे टॉप पर रहा है बच्चों। इसका एमसीक्यूज देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर पारादीप बंदरगाह रहा जो ओडिशा में स्थित है। वह भारत सरकार द्वारा किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी बच्चों, तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1966 और ऑप्शन डी है बच्चों 1900 है 69। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना इसकी 1962 में की गई। अगर हम इसका राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1966 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु ये यहाँ मिस्टेक हुई है बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टेक हुई है और मिस्टेक की बात करते हैं तो इसका हेडिंग दूसरा पड़ गया है। इसका हेडिंग ये नहीं है बच्चों और हेडिंग है इसका तांबा विनिर्माण षड्यंत्र। तांबा विनिर्माण जो षड्यंत्र है इसकी हम बात करते हैं या इस पे हम चर्चा करते हैं बच्चों। तो कामधेनु नहीं है, ये तो तुम्हारे जम्मू कश्मीर से संबंधित है और ये मार्च का है, तो इसलिए इसे हम ये इसका जो मेन हेडिंग है वो तुम्हारा है तांबा विनिर्माण संयंत्र। उद्घाटन कहाँ किया गया, गुजरात के मुंद्रा में इसका उद्घाटन किया गया है और घोषणा किसने की है, अडानी समूह द्वारा। किसके द्वारा की गया है, अडानी समूह द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, तांबे के आयात पर भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है और ऊर्जा संक्रमण में मदद भी करना है। यानी कि भारत के आयात पर भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाना है, किसकी, तांबे की। और फिर क्या है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है और उससे दूसरे को कम करना है बच्चों। तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन, कह सकते हैं तुम्हारा एमसीक्यूज क्या है। हाल ही में गुजरात के मुंद्रा में तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस ग्रुप द्वारा किया गया है, तो कौन से ग्रुप ने इसका उद्घाटन किया है बच्चों। ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप द्वारा, ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप द्वारा, ऑप्शन बी है रिलायंस ग्रुप द्वारा, ऑप्शन सी है अडानी ग्रुप द्वारा, ऑप्शन डी है विप्रो ग्रुप द्वारा। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा सी होगा, अडानी ग्रुप द्वारा इसकी स्थापना की गई है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ये वन लाइनर है बच्चों। तो वन लाइनर की अगर हम बात करते हैं तो वन लाइनर को देख लेते हैं। क्या है कि हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों क्योंकि आने वाला है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए है सिपह सलार, ऑप्शन बी है सुल्तान, ऑप्शन सी है इरहा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका वन लाइनर है, इसका जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा इरहा होगा। और इरहा इसकी क्या है, ये पहली भारत की AI आधारित फिल्म है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं बच्चों। तो निर्देशन, इसका जो कह सकते हैं निर्देशक कौन है, तो निर्देशक कौन है बच्चों, तो निर्देशक की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्देशक है सौम्या भट्टाचार्य जी इसके क्या हैं, इसके निदेशक हैं। अगर हम इसमें अभिनेत्री की बात कर लेते हैं कि इसकी अभिनेत्री कौन है,
इसकी अभिनेत्री की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अभिनेत्री, तो अभिनेत्री इसकी कौन है बच्चों? करिश्मा कोटक। करिश्मा कोटक इसकी क्या है? वो अभिनेत्री हैं बच्चों, करिश्मा कोटक। अगर हम इसके अभिनेता की बात करें, अभिनेता की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें अभिनेता कौन है? रोहित बोस हैं, रोहित बोस इसके अभिनेता हैं। तो बच्चों ये भारत की पहली एआई फिल्म है इरहा, और इसके निर्देशन कौन है? सौम्या भट्टाचार्य जी हैं। और अच्छा अभिनेत्री कौन है? करिश्मा कोटक हैं। और अभिनेता कौन है? रोहित बोस इसके क्या हैं? अभिनेता हैं। हम बात करते हैं बच्चों, नाटो ने अपना 4 अप्रैल 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है बच्चों? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया नाटो ने? तो अगर हम बात करते हैं नाटो की, तो नाटो के बारे में बात करते हैं, कौन सा मनाया है? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी बच्चों। और नाटो में कितने देश हैं? लगभग अब 31 देश हो गए हैं। तो इसमें कौन सा है? 74वां, 75वां, 76वां और फिर तुम्हारा है 77वां। तो बच्चों इसने जो मनाया है वो कौन सा मनाया है? तो 76वां अपना क्या मनाया है? इसमें स्थापना दिवस नाटो ने मनाया है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं बच्चों, और ये अप्रैल के फर्स्ट वीक का करंट था। क्लास थोड़ी लंबी हो गई बच्चों, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 10 दिन का करंट पूरा हम एक साथ लेकर आए हैं आपको। और इसी के साथ ये क्लास ऑफ होती है बच्चों। धन्यवाद।